नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन को। तो औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 के पश्चात और मुगल साम्राज्य के अंतिम रूप से समाप्त होने यानी 1857 तक के कालखंड में जितने मुगल बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे उन्हें इस लेक्चर में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। प्रीवियस ईयर में इससे बहुत अधिक प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें जो है इस टॉपिक को ठीक प्रकार से पढ़ना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां पर एक पूरी लिस्ट दी हुई है 1707 के बाद से, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से 1707 से लेकर के 1857 तक जो मुगल बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे उनके, इन्हीं सबको हमें जो है इस लेक्चर में डिस्कस करना है। लेकिन इस पर आए उससे पहले थोड़ा हम जो है मुगल साम्राज्य के स्थापना से अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। हालांकि देखिए हम बाबर से लेकर के औरंगजेब तक को मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं बड़े विस्तार से, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये आधुनिक भारतीय इतिहास का हमारा जो है मॉड्यूल है। तो इसमें हमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद के दिल्ली के शासकों के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक जो है हम स्नैपशॉट लेना चाहेंगे बहुत जल्दी में। तो बाबर ने भारत में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। हालांकि बाबर को बहुत अधिक समय नहीं मिल पाया इस मुगल साम्राज्य को प्रशासित करने का, क्योंकि 1530 में ही उसकी मृत्यु हो गई। 1530 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने जो है मुगल साम्राज्य के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास प्रारंभ किया। उसी दौरान एक अफगान नेता जिसे हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं को भगा दिया। शेर शाह सूरी बहुत योग्य बादशाह रहा, हालांकि दुर्भाग्य उसका था कि उसकी भी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई और एक बार फिर से मुगलों का अधिकार यानी हुमायूं का अधिकार दिल्ली पर हो गया। और उसके बाद हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अकबर ही वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया, उसे ठीक प्रकार से प्रशासित किया। और जो मुगल साम्राज्य अगले 200 वर्षों तक जो है भारत में खड़ा रहा, उसकी नींव अकबर के समय ही डाली गई। और अकबर के बाद फिर जहांगीर मुगल शासक बना, जहांगीर के बाद शाहजहां मुगल शासक बना, और शाहजहां के जीवित रहते ही उसके पुत्र औरंगजेब ने मुगल गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। अपने पूर्वजों के इतर यानी अकबर से जो नीति चली आ रही थी, अकबर की नीति को हम सहिष्णुता की नीति कहते हैं, उसके विपरीत औरंगजेब एक बेहद धर्मांध शासक था। और उसने जो है सभी को यानी सिखों को, जाटों को, राजपूतों को, मराठों को अपने खिलाफ कर लिया। उसकी धार्मिक नीति बहुत कट्टर थी। उसके समय में गैर मुस्लिमों का बहुत बड़े पैमाने पर जो है धर्मांतरण किया गया और यह धर्मांतरण तलवारों के जोर पर हुआ। हालांकि इसके इतर हम बात करें तो
औरंगजेब ने बहुत सारी सैनिक कार्यवाहियां किया। पूरा उसका 25 वर्षों तक का दक्कन का एक अभियान चलता रहा, जिसमें पूरा दक्कन अंततः उसने जीत लिया। और पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का था तो वो औरंगजेब का था। औरंगजेब ने ही सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य जो है खड़ा किया था। हालांकि औरंगजेब की जो नीतियां थी, उसने ये धीरे धीरे जो है काम कर दिया था कि औरंगजेब का जो शासनकाल था, जिसे हम मुगलों का चरमोत्कर्ष का काल कह सकते हैं, क्षेत्र विस्तार के नाते जो है कोई शक्ति बची नहीं थी। दक्षिण को भी पूरा जीता जा चुका था। हालांकि जो है पश्चिम में मराठे खड़े थे। चरमोत्कर्ष का काल हम जो है कह सकते हैं औरंगजेब के काल को मुगल साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से। लेकिन औरंगजेब का काल ही मुगलों का सांध्य काल भी बन गया, और इसी के शासन के दौरान जो है मुगल साम्राज्य के पतन की नींव भी पड़ गई। तो ये पूरी एक जो है कहानी, जिसे हमने बहुत जल्दी में समझा। अब जो है हम आ जाते हैं अपने इस लेक्चर पर। सबसे पहले हम बात करेंगे बहादुर शाह के बारे में, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है यही शासक बना। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में उसके 3 पुत्रों में जो है उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब मुगलों में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, इसलिए शासक के मरने के बाद और कभी कभी तो शासक के शासन के दौरान ही, जैसा कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के साथ किया, उत्तराधिकार का युद्ध जो है प्रारंभ हो जाता था। तो 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब ये तीनों भाइयों ने एक दूसरे के विरुद्ध अपना भाग्य आजमाना जो है प्रारंभ किया। तो इस कड़ी में जो है पहला युद्ध हुआ मुअज्जम और आजम के बीच। किसके किसके बीच? तो मुअज्जम और आजम के बीच पहला युद्ध हुआ, जिसे हम जानते हैं जजाऊ के युद्ध के नाम से। जजाऊ के युद्ध के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो जजाऊ का युद्ध लड़ा गया मुअज्जम और आजम के बीच। आपसे पूछा जा सकता है कि जजाऊ का युद्ध किन के बीच हुआ, तो आप उत्तर देंगे कि जजाऊ का युद्ध जो है मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया। और कब ये लड़ा गया? तो जून 1707 में ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में मुअज्जम ने आजम को मार दिया। इसके बाद जो है कामबख्श, एक और भाई, अब तो आजम का विकेट तो गिर गया, तो कामबख्श और मुअज्जम में, यानी कामबख्श और मुअज्जम में एक युद्ध हुआ, जिसे हम जानते हैं बीजापुर के युद्ध के नाम से। बीजापुर के युद्ध के नाम से, और यह हुआ जनवरी 1709 में, यानी जब जो है मुअज्जम शासक बन गया था, उसके बाद जो है युद्ध हुआ। मतलब एक प्रकार से जो है अभी ये शक्ति के रूप में जो है कामबख्श थे, तो इनको भी अंतिम रूप से जो है पराजित करके मार डाला गया। ठीक है, इस प्रकार से अपने रास्ते से मुअज्जम ने अपने दोनों भाइयों को हटा दिया और मुगल गद्दी पर वो जो है बैठ गया। ठीक है, तो ये मुअज्जम, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं शाह आलम प्रथम। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं शाह आलम प्रथम। तो मुअज्जम शाह आलम प्रथम ये एक ही व्यक्ति है जिसने कि बहादुर शाह की उपाधि धारण करके मुगल ये बादशाह बना। ठीक है, तो मुअज्जम, शाह आलम प्रथम और बहादुर शाह, ये जो है मुगल बादशाह बना। तो ये बहादुर शाह प्रथम भी था, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय भी अभी आगे आएंगे। ठीक है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह सबसे वृद्ध मुगल शासक था। तो मुगल सम्राटों की, मुगल बादशाहों की श्रृंखला में यह सबसे वृद्ध मुगल शासक था। जब यह शासक बना तो इसकी आयु 63 वर्ष थी। जब यह मुगल शासक बना तो इसकी आयु कितनी थी? 63 वर्ष थी। 63 वर्ष की आयु में यह मुगल जो है शासक बना, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत लंबे समय तक जो है शासन किया था। ठीक है, तो उसके जो पुत्र थे वो बूढ़े हो गए थे। अब देखिए, इसने जो है बादशाह बनने के पश्चात इसने उदारवाद की नीति और मेल मिलाप की नीति का अनुसरण किया, मित्रता की नीति का अनुसरण किया। उसके तहत इसने क्या क्या कार्य किया उसको हम देख लें।
तो इसने जो है 1707 में साहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया। आगे हम मराठा साम्राज्य को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये कि संभाजी के पुत्र साहू को मुगलों ने 1689 में ही अपने कैद में ले लिया था और साहू जो है मुगल साम्राज्य में ही पल रहे थे। मराठा साम्राज्य से उनको और उनकी माता को लेकर के मुगल चले आए थे। ये 1689 से ही रह रहे थे। लगभग 18 वर्षों तक जो है ये मुगल नजरबंदी में ही रहे। एक प्रकार से जेल में नहीं थे, लेकिन मुगल नजरबंदी में ही रहे। पूरा बचपन इनका जो है जेल में ही, मुगलों के नजरबंदी में ही बीता। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, वैसे ही बहादुर शाह ने यह निर्णय लिया कि हमें जो है साहू को मुगल कैद से रिहा कर देना है और इनको ये इजाजत दे दी गई कि अब आप महाराष्ट्र चले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपको नजरबंद करके नहीं रखेंगे। हालांकि ये एक तो बताया जाता है कि इसकी उदारवाद की नीति थी, मेल मिलाप मित्रता की नीति थी, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि साहू को 1707 में इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उस समय मराठा साम्राज्य को जो संचालित कर रही थी उनका नाम था ताराबाई। ताराबाई राजा राम की पत्नी थी और वही मराठा साम्राज्य को संचालित कर रही थी। उन्हीं के हाथ में जो है मराठा साम्राज्य की कमान थी। तो यह कहा गया कि अगर साहू को छोड़ दिया जाएगा तो उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होगा और मराठा जो शक्ति है वो गृह युद्ध में फंस जाएगी। हालांकि जो भी सच्चाई रही हो, 1707 में साहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया गया। बाद में ये जो है मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और मराठों को दक्कन में, दक्कन का मतलब दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं, तो दक्कन उस समय शब्द प्रचलित था, तो दक्कन में मराठों को सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन चौथ के अधिकार को डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि चौथ आप वसूल नहीं सकते हैं। सरदेश मुखी होता था राज्य की आय का 10%, किसी भी राज्य की आय का 10% सरदेश मुखी होता था, और चौथ किसी भी राज्य की भू आय का 1/4 होता था। तो ये दो कर जो है मराठे वसूलते थे, एक सरदेश मुखी और एक चौथ। इनकी भी बात हम करेंगे जब हम मराठों को पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी के लिए कि सरदेश मुखी किसी राज्य से के आय का 10% और चौथ किसी राज्य की आय का भू आय का 1/4 होता था। नाम से देखिए चौथ। तो ये जो है मराठों को दिया गया। अब मराठों के, अब आप समझिए कि औरंगजेब ने पूरा का पूरा जो है अपनी शक्ति मराठों के विनाश के लिए लगा दी, लेकिन उसका पुत्र जैसे ही गद्दी पर बैठा उसने मराठों के साथ मेल मिलाप की नीति को प्रारंभ कर दिया। अब कुछ लोगों का कहना है कि यह उदारवाद की नीति जो है ठीक प्रकार से मुगल साम्राज्य संचालित हो इसके लिए किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये कमजोर सम्राट था और बहुत उम्र पे ये गद्दी पाया था, तो इसने जो है मतलब इसके पास कोई और चारा ही नहीं था कि वो मेल मिलाप के अलावा कोई और रास्ता अपनाता। ठीक है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह से भी मित्रता की संधि इसने अपनाई। पूरा औरंगजेब के समय जो है गुरु गोविंद सिंह के साथ किस तरह से था, लेकिन इसने भी मित्रता की संधि अपनाई। हालांकि जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो गुरु पद परंपरा समाप्त हो गया, लेकिन सिखों का एक राजनीतिक नेतृत्व उभरा बंदा बहादुर के नेतृत्व में। तो बंदा बहादुर के विरुद्ध मुगलों ने अपना अभियान जारी रखा। हालांकि गुरु गोविंद सिंह से मित्रता की संधि की गई। अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकारा गया। तो अजीत सिंह को वो पूरा जो है औरंगजेब के समय हुआ कि अजीत सिंह के पिता को किस प्रकार से औरंगजेब ने धोखे से मरवा दिया या जमरूद के मोर्चे पर भेज करके जो है वो लड़ते हुए शहीद हो गए। उसके बाद उनके पुत्र को ये डाउट हो गया जो है मारवाड़ में कि मतलब औरंगजेब मरवा सकता है। तो अजीत सिंह को वीर दुर्गादास ने, वो बहुत जो है रोचक स्टोरी है कि कैसे वीर दुर्गादास ने जो है अजीत सिंह को का लालन पोषण किया और कैसे जो है मुगलों की नज़र से उन्हें बचा करके वो रखे, और अंततः जब वो मर गया औरंगजेब तो इसने जो है बहादुर शाह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया कि नहीं भाई अजीत सिंह ही मारवाड़ के शासक हैं, यानी जोधपुर के शासक हैं। इसके अलावा सवाई जय सिंह को भी आमेर का शासक इसने घोषित कर दिया। हालांकि ये कहा जाता है कि बहादुर शाह ने पहले जय सिंह के स्थान पर उनके भाई विजय सिंह को सपोर्ट किया था और अजीत सिंह
को भी मारवाड़ का शासक ये स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जो है राजपूताने में बहुत इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई, विरोध का सुर बहुत तीव्र हुआ, तो अंततः जो है इसने ये काम किया। हालांकि अजीत सिंह और सवाई जय सिंह की एक मांग और थी, उसको इसने पूरा नहीं किया। आगे जहांदार शाह जो शासक बना उसने इसको पूरा किया। इसके अलावा बुंदेला शासक छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामन से इसने दोस्ती का प्रयास किया। ठीक है, तो ये इसकी जो है नीति रही। अब इसके समय में ही बंदा बहादुर ने, जो सिखों का नेता था, उसने सरहिंद को जीत लिया। मुगलों से सरहिंद को बंदा बहादुर ने जीत लिया। हालांकि सरहिंद पर फिर से बहादुर शाह ने अपना अधिकार कर लिया। तो इसके शासनकाल में, यानी बहादुर शाह के शासनकाल में, प्रशासन की हालत बिगड़ गई। अंधाधुंध जागीर देने से वित्तीय स्थिति खराब हो गई। देखिए, औरंगजेब के समय से ही मुगल वित्तीय जो व्यवस्था थी वो लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि 25 साल उसने दक्कन के राज्यों पर जो है बहुत सारा धन और बहुत सारे सैन्य शक्ति को जो है उसने खर्च कर दिया। वो पूरा का पूरा जो है, और इतना अधिक जो विस्तृत मुगल साम्राज्य हो गया, उसका भी प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। पूरा दक्षिण में गोलकुंडा, बीजापुर को तो औरंगजेब ने मतलब बहुत उसके लिए जो है धन इसने खर्च कर दिया। तो प्रशासन की हालत बिगड़ गई। अंधाधुंध जागीर बांटने से वित्तीय स्थिति खराब हो गई और शाही खजाना जो है खाली होने लगा मुगलों का। अब यहां से मुगलों के पतन के चिन्ह जो है स्पष्ट रूप से दिखने लगे। हालांकि वो चिन्ह तो उभर चुके थे औरंगजेब के शासनकाल में ही। तो 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। और समझिए कि कितनी अव्यवस्था की स्थिति रही होगी कि बहादुर शाह की लाश को, जो कि एक मुगल सम्राट था, उसकी लाश 7 हफ्तों तक या जो है 10 हफ्तों तक दफनाई नहीं जा सकी। तो उसको दफनाया नहीं जा सका, ऐसे ही रखी रह गई, क्योंकि गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, सर सिडनी ओवन इनके बारे में लिखते हैं, बहादुर शाह प्रथम के बारे में, कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद अब किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब इनको देख लीजिए, एक इनकी उपाधि थी साहे बेखबर। तो इसे खफी खां ने ये उपाधि इनको दी थी, साहे बेखबर। यानी ये जो साहब हैं, जो मुगल सम्राट हैं, ये बेखबर रहते हैं, इनको कुछ भी खबर नहीं रहता है। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफी उस्सान और जहान शान के बीच फिर से उत्तराधिकार का गृह युद्ध हुआ। हालांकि इस उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह, जिसे इन चारों में सबसे कमजोर माना जा रहा था, वो विजयी होकर के आया, क्योंकि उसकी मदद उस समय के एक शक्तिशाली मुगल अमीर ने किया, जिसे हम जानते हैं जुल्फिकार खां के नाम से। तो ये एक ईरानी अमीर था। मुगल दरबार में आगे हम देखेंगे तो अमीरों के बहुत सारे गुट्स दिखेंगे जो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। जब हम मुगलों के पतन के कारणों को देखेंगे तो उसमें हम विस्तार से बात करेंगे। तो ये एक ईरानी अमीर था, एक मनसबदार था मुगल साम्राज्य का। इसने मदद किया और इसी के मदद से उत्तराधिकार का युद्ध जहांदार शाह जीत करके आया। और इसलिए कृतज्ञता स्वरूप जुल्फिकार खां को जहांदार शाह ने वजीर बनाया और इसके पिता असद खां को वकील का पद दिया। तो कभी कभी मुगल साम्राज्य में वकील का पद और वजीर का पद एक ही व्यक्ति के पास रहा, कभी कभी अलग अलग व्यक्तियों के पास रहा। कहा जाता है कि जहांदार शाह के शासन में जुल्फिकार खान ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने का बेहद प्रयास किया, क्योंकि जो प्रशासन की मुख्य शक्तियां थी वो जुल्फिकार खां के ही हाथों में थी। क्योंकि जहांदार शाह एक अयोग्य शासक था और इसकी उपाधि देखें तो इसे लंपट मूर्ख कहा गया।
कि ये एक लंपट मूर्ख था, तो जुल्फिकार खां के हाथों में ही इसकी जो है बागडोर थी मुगल साम्राज्य की जहांदार के शाह के शासन काल में। हालांकि जुल्फिकार खां ने बहुत प्रयास किया कि मुगल साम्राज्य को फिर से हम सुदृढ़ करें, और इसके लिए इसने जो है असंतुष्ट वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, और राजपूताना के 2 शासकों को इसने संतुष्ट करने का प्रयास किया। क्या किया? तो जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो जय सिंह की ये मांग थी कि हमें मालवा की सूबेदारी तो मिलनी ही चाहिए। हालांकि बहादुर शाह ने डिनाई कर दिया, लेकिन जहांदार शाह के समय जय सिंह को मालवा का सूबेदार और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई। तो यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह ने प्रदान की और मालवा का इन्हें सूबेदार नियुक्त किया। इसके अलावा मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। इनकी भी मांग थी कि हमें भी गुजरात की सूबेदारी मिले, लेकिन बहादुर शाह ने डिनाई कर दिया। लेकिन जहांदार शाह ने इन्हें गुजरात की सूबेदारी और महाराजा की उपाधि दी। तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? तो उसका उत्तर है जहांदार शाह। यहीं पर जय सिंह के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे जो है प्रश्न इनसे पूछे गए हैं, इसलिए देखिए मिर्जा राजा जय सिंह, जिनकी एक उपाधि सवाई भी थी, इस शासनकाल में, जिस शासनकाल की हम बात कर रहे हैं, सबसे योग्य शासक थे। चाहे वो सैन्य दृष्टिकोण से रहा हो या फिर जो है वास्तुकला और अन्य जितने पैरामीटर थे उन पे जो है वो बहुत योग्य शासक के रूप में थे। और इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है कि जंतर मंतर कहाँ कहाँ स्थापित था। तो जंतर मंतर यानी खगोलीय वेधशाला दिल्ली में स्थापित थी, मथुरा में है, वाराणसी और जयपुर। दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में इन्होंने खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना की, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक की भी इन्होंने रचना की, जिसे हम जानते हैं जीज मोहम्मद शाही। ये नक्षत्रों के से संबंधित पुस्तक है। तो ये जय सिंह से जो है जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट था। अब हम फिर से आ जाते हैं। तो जहांदार शाह के समय जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। अब जजिया कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, उसके बाद औरंगजेब ने प्रारंभ कर दिया। फिर हम बहादुर शाह प्रथम के विषय में भी ये सुनते हैं कि इसने जजिया कर को कर दिया। फिर जो है जहांदार शाह के भी, और फिर जो है फर्रुखसियर के। तो ये जो पूरा मामला है ये थोड़ा विवादित है, इसलिए जो है इससे जो है रिलेटेड बहुत प्रश्न नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जहांदार शाह के समय जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा जो है इसने मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी के साथ साथ चौथ वसूलने का भी अधिकार दे दिया। तो बहादुर शाह प्रथम के समय मराठों को दक्कन में केवल सरदेश मुखी का अधिकार मिला था, चौथ का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन जहांदार शाह ने सरदेश मुखी के साथ साथ चौथ का भी अधिकार दे दिया। हालांकि इस पे एक कंडीशन ये थी कि चौथ मुगल अधिकारी वसूलेंगे और मराठों को दे देंगे। ठीक है। तो सिखों के प्रति दमन की वही पुरानी नीति जारी रही। सिखों के प्रति जो है कोई दया भाव नहीं दिखाया गया, कोई मित्रता का प्रयास नहीं किया गया जहांदार शाह के शासनकाल में भी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रयास एक जो है जुल्फिकार खां ने किया मुगल साम्राज्य को जो है ठीक प्रकार से प्रशासित करने का। तो इसने जो है जागीर और ओहदों की जो अंधाधुंध बांट हो रही थी उस पर रोक लगा दी और इजारा प्रथा को प्रारंभ किया। इजारा प्रथा को, तो इजारा प्रथा किस के शासनकाल में प्रारंभ हुई ये पूछा जा सकता है। तो जहांदार शाह के। ये क्या थी इजारा प्रथा? तो इजारा प्रथा जो है ठेके पर भूमि व्यवस्था वसूलने की व्यवस्था थी, जिसने कि किसानों का और भी उत्पीड़न ही किया। किसानों का और अधिक उत्पीड़न होने लगा इससे। ठीक है।
तो जहांदार शाह को लाल कुंवरी नामक वेश्या से विशेष लगाव था। अब लाल कुंवरी से रिलेटेड प्रश्न काफी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो लाल कुंवरी एक वेश्या थी जिस पर कि आसक्त था जहांदार शाह, और कहते हैं कि लाल कुंवरी का भी प्रशासन में अब हस्तक्षेप होने लगा क्योंकि बादशाह ही उस पर आसक्त था। ठीक है, तो इसी सब के बीच इसके भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद बंधु, जिन्हें सम्राट निर्माता या नृप निर्माता कहा जाता है, उनकी मदद लेकर के सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, दो भाइयों को सैयद बंधु कहा जाता है, इनकी मदद लेकर के जो है मुगल गद्दी से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को उखाड़ करके फेंक दिया। अब जो है अगला जो मुगल सम्राट बना वो फर्रुखसियर बना, और इसकी उपाधि थी घृणित कायर। इसकी क्या उपाधि थी? घृणित कायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्रुखसियर सैयद बंधुओं यानी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की मदद से शासक बना, और इस वजह से ही इसने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद प्रदान कर दिया। मीर बख्शी एक प्रकार से सेनापति। तो दोनों महत्वपूर्ण पद जो है सैयद बंधुओं के पास फर्रुखसियर के शासनकाल में चले गए, और एक प्रकार से पूरे मुगल साम्राज्य में ये सबसे मजबूत अमीर बन करके, ये सबसे मजबूत मुगल अधिकारी बन करके आए। ठीक है, तो इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई फर्रुखसियर के शासनकाल में। तो बंदा बहादुर जो कि मुगलों के को नाको चने चबवा रहे थे सिख शक्ति को लेकर के, उन्हें पकड़ लिया गया और 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। तो बंदा बहादुर को कब फांसी दी गई ये कई बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा हम बार बार पढ़ते हैं, पीछे हम पढ़कर आ चुके हैं 1717 का शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर ने ही प्रदान किया था, जिसके तहत 3000 रुपए वार्षिक के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अधिकारिता मिल गई, और इसे ही यानी इस फरमान को ही ओरम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। अब देखिए, फर्रुखसियर मुगल गद्दी पर तो सैयद बंधुओं की मदद से बैठ गया, लेकिन एक मुगल शासक होते हुए, दिल्ली का बादशाह होते हुए, वो अपने ऊपर सैयद बंधुओं के नियंत्रण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब चूंकि उन्हीं के मदद से बैठे थे तो सैयद बंधुओं का बहुत प्रभाव था, और दो महत्वपूर्ण पद वजीर और मीर बख्शी का पद भी उन्हीं के पास था। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर जो है उनके नियंत्रण में था, और इस नियंत्रण से वो निकलने के लिए छटपटा रहा था, और इसके लिए जो है उसने प्रयास भी किए, और वो प्रयासों की गोपनीयता भंग हो गई, और अंततः सैयद बंधुओं को ये पता चल गया कि फर्रुखसियर हमें मारना चाहता है, पूरी स्थिति दिल्ली में हमारे विरुद्ध बन गई है। तो इन्होंने जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मराठों से सहयोग मांगा सैयद बंधुओं ने, और सैयद बंधु हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये साहू के पेशवा थे, साहू छत्रपति थे, शासक थे, उनके पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच दिल्ली की संधि हुई, और इस दिल्ली के संधि के तहत दक्कन के 6 सूबों में चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया मराठों को। अब सीधे सीधे वो वसूल सकते हैं, और मराठों ने बदले में यह कहा कि हम 15,000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की मदद दक्कन यानी दक्षिण में करेंगे। तो दक्षिण में कोई भी मुगल शासक अभियान करेंगे तो उस अभियान में हम 15,000 घुड़सवार सेना लेकर के उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो अब जो है सैयद बंधुओं ने मिला लिया किसको? मराठों को अपनी तरफ से मिला लिया। तो शक्ति संतुलन अब जो है सैयद बंधुओं ने बना लिया, और जैसे ही शक्ति संतुलन बना, हुसैन अली और मराठों ने मिलकर 1719 में फर्रुखसियर को अपदस्थ कर उसकी हत्या कर दी। तो फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं ने कर दी। मुगल साम्राज्य के इतिहास में यह बेहद महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मुगल अमीर ने या मुगलों के अधिकारी ने
मुगल बादशाह की हत्या कर दी। तो आप समझिए कि मुगल बादशाह या उनका प्रभाव कितना कमजोर हो गया है कि उन्हीं के ही अधिकारियों ने उनकी हत्या कर दी। तो फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से 1719 में कर दी और इसके बाद सैयद बंधुओं ने रफी उद दरजात को मुगल बादशाह बनाया, जो कि फरवरी 1719 से लेकर के जून 1719 तक मुगल बादशाह रहा और इसकी जो है क्षय रोग से यानी टीबी से मृत्यु हो गई। इसके बाद रफी उद दौला जो जून 1719 से लेकर सितंबर 1719 तक मुगल बादशाह रहा, वो शाहजहां द्वितीय की उपाधि से लेकर के मुगल बादशाह बना। तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि लेकर के कौन मुगल बादशाह बना, तो आप बताएंगे कि रफी उद दौला बना। ठीक है, इसकी भी कुछ दिनों में पेचिश से मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहां पर एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि रफी उद दरजात सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। रफी उद दरजात सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था और फर्रुखसियर पहला मुगल बादशाह था जिसकी हत्या उसके ही अमीरों ने कर दी। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब यहां पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस काल में सैयद बंधुओं का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था कि शासक को ही पकड़ करके उसकी हत्या कर दे रहे हैं और जिसे सैयद बंधु चाह रहे थे वही मुगल शासक बन रहा था। तो उन्होंने फर्रुखसियर को मुगल शासक बनाया, उन्होंने रफी उद दरजात को मुगल शासक बनाया, उन्होंने रफी उद दौला को मुगल शासक बनाया और आगे जाकर के उन्होंने जो है मोहम्मद शाह को मुगल शासक बनाया जिसकी का नाम रोशन अख्तर था। तो इसलिए इतिहास में सैयद बंधुओं को नृप निर्माता के नाम से जाना गया, यानी राजा बनाने वाले। सैयद बंधु कौन, तो राजा बनाने वाले। सैयद बंधु कौन, तो सम्राटों के निर्माता। तो असल में ये पहले किंग मेकर थे, ये किंग बनाते थे और एक क्रम से 4 लोगों को इन्होंने बनाया सैयद बंधुओं ने। तो ये सैयद बंधुओं से जुड़ा हुआ एक विषय है और ये कितने साहसी थे कि इन्होंने अपने बादशाह की ही हत्या कर दी। तो फाइनली रफी उद दौला के बाद बहादुर शाह के चौथे पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया गया। तो मोहम्मद शाह की उपाधि लेकर के रोशन अख्तर मुगल शासक बना। इसका उपनाम था रंगीला। ये इतना भोग विलास में लिप्त रहा, सुरा और सुंदरी में लिप्त रहा कि इसका उपनाम ही मोहम्मद शाह के साथ रंगीला पड़ गया। ठीक है, तो सैयद बंधुओं के मदद से यह मुगल गद्दी पर बैठा, लेकिन इसके ही शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। तो सैयद बंधुओं के बहुत नियंत्रण में ये नहीं रहा, क्योंकि 1721-22 तक सैयद बंधुओं का पूरा मामला जो है निपटा दिया गया था। तो इसके समय तक सैयद बंधुओं का अंत हो गया और ये जो है उनके नियंत्रण में नहीं रहा। इसके साथ ही इसे अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है जो कि मुगल साम्राज्य को पतन से बचा सकता है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 तक ही मुगल गद्दी पर बैठे। उसके बाद जहांदार शाह आया, वो केवल 1 वर्ष गद्दी पर बैठा 12 से 13। उसके बाद फर्रुखसियर आया, वो 13 से 19 तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद रफी उद दरजात, रफी उद दौला आए, 2-2, 3-3 महीने तक ये मुगल गद्दी पे बैठे। तो किसी को भी अगर कोई योग्य भी रहा हो तो उसे समय ही नहीं मिल पाया, उसे टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो मुगल साम्राज्य को ठीक प्रकार से प्रशासित कर पाए। वैसे भी बहादुर शाह प्रथम तो 63 वर्ष की उम्र में मुगल गद्दी पर बैठे थे। तो वो पहला शासक मोहम्मद शाह ही था जिसे कि एक लंबा समय मिला। ये 1719 में गद्दी पर बैठा और 1748 तक ये
मुगल गद्दी पर बैठा रहा। तो एक बहुत लंबा समय इसको मिला। अगर इसमें योग्यता होती, अगर ये चाहता, प्रयास करता, तो ये मुगल साम्राज्य को बचा सकता था। क्योंकि इसके समय तक अभी मुगल साम्राज्य में जो है कमजोरियां तो थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। अभी भी जिस मुगल साम्राज्य को औरंगजेब छोड़ कर गया था, उसी मुगल साम्राज्य का ये जो है बादशाह बना था। हालांकि इसके समय में ही मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा और बहुत सारे स्वतंत्र शासक जो है उभर करके आएंगे। ठीक है, तो ये अंतिम मुगल शासक था जो मुगल साम्राज्य को पतन से बचा सकता था, हालांकि बचा नहीं पाया। तो इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अत्यंत कमजोर हो गया और कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे पहला हैदराबाद। ठीक है, पीछे हमने हैदराबाद के उत्तराधिकार को पढ़ा कि किस प्रकार से हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध ने द्वितीय आंग्ल फ्रेंच कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। ठीक है, तो चिनकिलीच खां, जिसकी उपाधि थी निजामुल मुल्क, ये ठीक है, और आसफ जहां भी इसकी जो है एक उपाधि रही, इसने जो है दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव डाली और वो पूरा बहुत बड़ा राज्य था। उसी के नीचे जो है कर्नाटक का राज्य जो है आता था। हालांकि बाद में जैसे मुगलों से हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, उसी तरीके से हैदराबाद से कर्नाटक भी स्वतंत्र हो गया। ठीक है, इसके अलावा अवध, तो ये सादत खान बुरहानु मुल्क, अवध का ये मुगल सूबेदार था, इसने भी अवध को जो है स्वतंत्र करा लिया। बंगाल, मुर्शिद कुली खान बंगाल का मुगल सूबेदार था और इसने भी बंगाल राज्य की स्थापना कर ली, ये भी स्वतंत्र हो गया। तो मोहम्मद शाह के शासन काल में मुगल साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा यानी हैदराबाद लेकर के बैठ गया निजामुल मुल्क। इसके बाद बंगाल मुर्शिद कुली खान, अवध सादत अली खान। अब बंगाल कितना बड़ा, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा आज का। और जब हम बंगाल कहते हैं तो ये केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं जो 1947 में भारत से टूट गया, उस हम पूर्वी बंगाल की भी बात कर रहे हैं। तो पूरा बंगाल यानी बांग्लादेश आज का जो इतना बड़ा क्षेत्र जो है। उसके बाद दक्षिण में बहुत बड़ी रियासत जो है आजादी के बाद तक थी हैदराबाद, जबकि बहुत सारे क्षेत्र उसके जो है छीन लिए गए थे, पूरा कर्नाटक। इसके अलावा जो है अवध का बहुत बड़ा क्षेत्र ये अब मुगल साम्राज्य से टूट गया। हालांकि अभी तक ये लोग नाम मात्र का मोहम्मद शाह की अधीनता को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन पूर्ण रूपेण ये स्वतंत्र हो गए थे मोहम्मद शाह के शासन के दौरान। तो ये तो आंतरिक मुगल साम्राज्य में जो शासक खड़े हो गए। मुगल साम्राज्य के बाहर अगर हम देखें तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में मराठे बहुत बड़ी शक्ति बनकर के भारत में उभर गए। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में इसी के शासनकाल में 1737 में मराठे केवल 500 घोड़ा लेकर के उन्होंने दिल्ली को घेर लिया और तब तक दिल्ली से अपना घेरा नहीं उठाया जब तक कि मोहम्मद शाह ने उनकी बात को न मान लिया। तो मराठे एक शक्ति के रूप में उभरे। दिल्ली के ठीक पास में जाट एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे, सिख एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे, राजपूत रियासतें भी लगभग वो मुगलों से दूर हो गए। तो ये सब मुगल साम्राज्य के बाहर की शक्तियां, और मुगल साम्राज्य के अंदर ही हैदराबाद, अवध, बंगाल। अब सोचिए कितना छोटा हो गया मुगल साम्राज्य। तो ये सब मोहम्मद शाह के समय ही हुआ और ये रंगीला थे। इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह का आक्रमण। दो घटनाक्रम एक के बाद एक हुए। एक तो 1737 में बहादुर शाह प्रथम द्वारा दिल्ली को घेर लेना, और 1739 में सबसे महत्वपूर्ण घटना नादिर शाह, ठीक है, जिसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं, उसने 1739 में आक्रमण किया और करनाल में युद्ध लड़ा गया। तो करनाल के युद्ध में
80,000 सैनिकों को लेकर के मोहम्मद शाह उपस्थित हुआ। उसके साथ निजामुल मुल्क, खाने दौरान और उसके साथ सादत खान भी था। तो युद्ध हुआ, मुगलों की हार हो गई, लेकिन वहां पर एक समझौता हो गया निजामुल मुल्क के योगदान से। एक समझौता हो गया नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नादिर शाह ने यह निर्णय लिया कि अब हम जो है वापस चले जाएंगे अपने देश, यहीं से करनाल से ही। लेकिन मुगलों के ही एक सूबेदार जिसने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी, सादत खान, उसको यह बात बुरा लगा कि निजामुल मुल्क को बादशाह ने प्रसन्न होकर कि भाई नादिर शाह के खतरे से तुमने बचा दिया, समझौता करा दिया, अपने देश जा रहा ईरान, तो इससे खुश होकर के उन्होंने उसे मीर बख्शी का पद दे दिया था, क्योंकि मीर बख्शी उस युद्ध में खाने दौरान था, करनाल के युद्ध में, जो कि युद्ध में मारा गया, तो पद खाली हो गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम ही निजामुल मुल्क, तुम ही अब मीर बख्शी रहोगे मुगल साम्राज्य के। ये बात सादत खान को बड़ी बुरी लगी, क्योंकि वो भी मीर बख्शी बनना चाहता था। तो ये सब क्या करते थे कि अपने अपने स्वतंत्र रियासतों का कार्यभार अपने परिवार में दे करके ये दिल्ली में बैठकर राजनीति करते थे, मुगल दरबार में। वहां भी पद लेना चाहते थे कि हम वजीर हो जाएं, हम जो है मीर बख्शी हो जाएं। तो सादत खान ने नादिर शाह के कान भरे कि आप ये क्या यहां से जो है गुजर रहे हैं, अगर दिल्ली पर अगर आप हमला करते हैं तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, और 20 करोड़ रुपए का इसने लालच दिया नादिर शाह ने, सॉरी सादत खान ने नादिर शाह को। अब सोचिए, मुगलों का एक अधिकारी अपने ही शासक के विरुद्ध जो है किसी और शासक को युद्ध करने का प्रलोभन दे रहा है। नादिर शाह दिल्ली पर चढ़ आया और शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल सिंहासन, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, जिसे हम तख्ते ताउस के नाम से जानते हैं, वो ले गया। कोहिनूर हीरा भी लेकर के चला गया। और दिल्ली में इसने, नादिर शाह ने खुली लूट की, हजारों लोगों की गर्दनें नादिर शाह ने काटी। तो पूरा का पूरा जो है बड़ी स्थिति जो है इसने दिल्ली की खराब कर दी। जब तक ये रहा, स्थिति यहां तक आ गई कि नादिर शाह के नाम के खुतबे पढ़े गए और सिक्के चलाए गए। लगा कि मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया है। तो नादिर शाह का दिल्ली पर पहुंचना, मुगलों को हराना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भारतीय इतिहास और मुगल इतिहास में बन गई, क्योंकि मुगल साम्राज्य खोखला हो चुका है, इसका पता लोगों को उस तरीके से नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ और मुगल बादशाह नादिर शाह के पैरों में दंडवत हो गया, तो लोगों को पता चला कि अच्छा, मुगल साम्राज्य में अब कोई दम नहीं बचा है, अब मुगलों के पास कोई शक्ति नहीं बची है, मुगल साम्राज्य को उखाड़ करके फेंका जा सकता है। इसने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यह बात रही मोहम्मद शाह की।